जय हिंद फ्रेंड्स। आइए आज इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। ये प्रीपोजिशन की हम लोग की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ जानकारी ली थी प्रीपोजिशन के बारे में, उसके बेसिक जानकारी हम लोगों ने लिया था और प्रीपोजिशन के कुछ रूल भी हम लोग पढ़ लिए थे। अब जो बचे हुए रूल हैं वो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और जो भी अब इसके अलावा जो रूल बच जाएंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ इसका एक एक रूल पढ़ते हैं। इसमें बढ़िया बढ़िया रूल लेके आया हूँ मैं, बस आप देखिए वीडियो और चाहें तो आप इसका खुद से नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं ये खुद से नोट्स ही बना के पढ़ा रहा हूँ। आप भी नोट्स बना सकते हैं इस तरह। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम आसानी से आपको समझ में आने वाला है ये सब। देखिए फ्रेंड्स, अब तो एनडीए का भी वो आ गया है एडमिट कार्ड, तो अब आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर एनडीए की पढ़ाई कर रहे हैं तो एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब आपका 5 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो अब आप ज़्यादा पढ़ाई कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकें। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं, हम लोग फ़िलहाल इसको पढ़ते हैं कि हमारा प्रीपोजिशन का जो नेक्स्ट रूल है उसको हम लोग पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन का नेक्स्ट रूल को टू वर्ड्स, ये रूल जो हमारा है टू और टू वर्ड्स से रिलेटेड है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसका हिंदी में अर्थ जानिए। टू या टू वर्ड्स का मतलब होता है हिंदी में या तो को होता है या फिर की तरफ या फिर की ओर, तो ये इसका हिंदी में मतलब होता है। अब आइए इसका रूल पढ़ते हैं। रूल हमारा क्या है? किसी डेस्टिनेशन के लिए टू का प्रयोग किया करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्या है, किसी डेस्टिनेशन के लिए टू का प्रयोग करते हैं, जबकि यानी कि अगर डेस्टिनेशन मतलब क्या है? डेस्टिनेशन मतलब कोई एक मंजिल समझ लीजिए, कोई एक मेन मतलब पर्टिकुलर कोई एक डिफिनिट जो हमारा निश्चित जो भी हो कोई एक स्थान है, उसी को हम डेस्टिनेशन कहते हैं। यानी कि जैसे आप अपने घर से अपने स्कूल को आप अपना डेस्टिनेशन बोल सकते हैं। यानी कि कोई एक फिक्स्ड पॉइंट हो और वहीं पे आपको जाना हो तो वही आपका डेस्टिनेशन होता है। तो किसी डेस्टिनेशन के लिए टू का प्रयोग करते हैं, जबकि दिशा के लिए यानी कि दिशा के लिए टू वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। अब इसको आपको ऐसे थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल हमारा पहला है, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो वह स्कूल जा रहा है, इसका यहाँ पे ही का यहाँ पे डेस्टिनेशन स्कूल है, स्कूल यहाँ पे उसका मंजिल है, तो उसको स्कूल पे जाना है। तो स्कूल पे जाना है यानी कि सिर्फ और सिर्फ जाना है, डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। यानी कि किसी इसको हिंदी में गंतव्य बोलते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को किसी गंतव्य तक जाना होता है तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। तो वही है यहाँ पे, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। लेकिन अगर टूवर्ड्स का प्रयोग कब करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, टूवर्ड्स का प्रयोग हम करेंगे ही इज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि वह स्कूल की तरफ जा रहा है, ना कि स्कूल जा रहा है। टूवर्ड्स का मतलब है कि दिशा, जबकि दिशा के लिए टूवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स स्कूल यानी कि वह स्कूल नहीं जा रहा, वह स्कूल के तरफ जा रहा है। लेकिन अगर स्कूल जाता तो हम टू का प्रयोग करते, और टूवर्ड्स का प्रयोग तब करेंगे जब स्कूल के तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे वह स्कूल की तरफ जा रहा है, तो ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, और स्कूल जाता तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम टू का प्रयोग किसी डेस्टिनेशन के लिए करते हैं, जबकि टूवर्ड्स का प्रयोग दिशा के लिए। सिर्फ और सिर्फ दिशा की जब बात होगी तो यानी कोई व्यक्ति किसी की तरफ जाएगा तो वहाँ हम टूवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आइए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल क्या है? देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है हमारा टू और टिल से रिलेटेड। टू टिल, इसका हिंदी में जो मीनिंग होता है वो तक होता है। टू या फिर टिल हो गया, जो हमारा हिंदी में जो मीनिंग होता है वो तक होता है। और इसका रूल जो है, टू का प्रयोग दूरी के लिए, जबकि टिल का प्रयोग समय के लिए किया जाता है। यानी कि अगर टू भी जब भी आएगा, जब भी सेंटेंस में दूरी की बात होगी तो हम टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस में समय की बात होगी तो उसके लिए हम लोग टिल का प्रयोग करेंगे। यही इस रूल का जो है सेंस है। तो आइए अब इसका रूल का एग्जाम्पल देखिए। शी स्वीप्स टिल द गेट, शी स्वीप्स टिल द गेट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टिल द गेट गलत है, क्योंकि टिल का प्रयोग हम टाइम के लिए करते हैं, जबकि यहाँ पे दूरी की बात हो रही है। वो गेट तक स्वीप की, तो गेट तक स्वीप की तो यानी कि एक दूरी की बात हो रही है, टाइम की तो यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ हम टिल का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि टू का प्रयोग करेंगे। शी स्वीप्स टू द गेट, तो यहाँ पे दूरी की बात हो रही है, तो इसलिए हमारा टू का प्रयोग सही है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ही वर्क्स टू 6 PM डेली। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे
टाइम की बात हो रही है। जो हमारे 6 PM है ये टाइम है। टाइम की बात होगी तो हम लोग टिल का प्रयोग करेंगे, ना कि टू का। टू का तो हम लोग दूरी के लिए करते हैं, तो यहाँ दूरी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा ही वर्क्स टिल 6 PM डेली। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जब भी दूरी की बात होगी तो हम टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर टाइम की बात होगी, समय की बात होगी, तो हम टिल का प्रयोग करेंगे तक के सेंस में। इसका हिंदी में देख लीजिए, मैं हिंदी में अर्थ बता दे रहा हूँ कि वह, देखिए पहला वाला, शी स्वीप्स टू द गेट, वह गेट तक स्वीप की, गेट तक स्वीप की, तक के सेंस में यहाँ टू आ रहा है। और यहाँ ही वर्क्स टिल 6 PM डेली, यानी कि वह छः बजे तक रोज़ काम करता है। तो 6 बजे तक, तो यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, तो टाइम के लिए हम लोग टिल का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आइए इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, यहाँ पे देखिए, इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, तो इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद और बाई, विद बाई का यूज कब करते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम रूल इसका पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि विद और बाई का प्रयोग कब करते हैं। जब कोई, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। देखिए पहले हम इसका रूल पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिक के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए तो बाई का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसके लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे। जबकि किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य के लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। यानी जब भी कोई वस्तु होगी, अगर वो वस्तु कार्य कर रही है तो उसके लिए हम विद का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसके लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे। अब इसको आपको ट्रिक से याद मैं कराता हूँ। देखिए ट्रिक से कैसे याद करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ विद है वस्तु के लिए और बाई है व्यक्ति के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक होता है हमारा इंग्लिश में एजेंट। ये देखिए एजेंट, एजेंट कौन होता है, एजेंट इंसान ही तो होता है। जैसे कोई भी एजेंट बन सकता है, वो जो भी बनेगा, लेकिन वो इंसान ही तो बनेगा। देखिए एजेंट में पहला ए आ रहा है और बाई में पहला बी आ रहा है, तो ए बी एक दूसरे के एकदम काफ़ी नज़दीक हैं, ए के बाद तुरंत बी आता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ए के लिए हम, मतलब बाई के लिए हम तब प्रयोग करेंगे जब एजेंट की बात होगी, यानी कोई ना कोई व्यक्ति की बात होगी। एजेंट कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा, और कोई व्यक्ति होगा तो उसके लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे। इसका एक तरीका और है, एजेंट से बी, ए से बी, और नहीं तो फिर एजेंट जो हमारा होगा वो बॉय होगा। और बॉय, देखिए एजेंट बी से बॉय, ए से एजेंट, बी से बॉय। तो बॉय के लिए या फिर किसी व्यक्ति के लिए हम कोई कार्य कर रहा है तो हम उसके लिए बी का प्रयोग करेंगे। जबकि अगर कोई वस्तु कार्य कर रही है तो हम विद का प्रयोग करेंगे। अगर आपको इन दोनों में से एक याद हो जाएगा तो दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। तो एजेंट हमारा बाई होगा, यानी बी से होगा। एजेंट, ए से एजेंट, बी से बाई। जब भी कोई व्यक्ति कार्य करेगा, यानी कोई एजेंट कार्य करेगा, तो उसके लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई वस्तु कार्य कर रही है तो उसके लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। अब आइए इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करता हूँ मैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको और बढ़िया समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, दिस लेटर हैज़ बीन रिटन विद मी। यहाँ पे गलती क्या है, इस सेंटेंस में गलती है। इस सेंटेंस में गलती ये है, इसका पहले आप सेंस देखेंगे तो इसका मतलब कि दिस लेटर हैज़ बीन रिटन विद मी, यानी कि यह जो लेटर है वो मेरे द्वारा लिखा गया है। तो मेरे द्वारा, तो मैं कोई व्यक्ति तो हूँ, व्यक्ति मतलब कोई एजेंट से इसको रिलेट कर लीजिए। तो जब कोई एजेंट होगा तो उसके लिए हम बी, यानी बाई का प्रयोग करेंगे। ए से एजेंट, बी से बाई, ए के बाद बी आता है तो एजेंट के लिए हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ व्यक्ति के लिए बात हो रही है तो व्यक्ति के लिए बाई का प्रयोग हुआ, तो यहाँ विद की जगह हम बाई का प्रयोग करेंगे तो हमारा ये करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाई मी, यानी कि ये रिटन बाई मी, यानी कि मेरे द्वारा लिखा गया है, और मैं कोई व्यक्ति हूँ, और व्यक्ति के द्वारा जब कोई कार्य होता है तो उसके लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम व्यक्ति के लिए बाई का प्रयोग करेंगे और वस्तु के लिए विद का प्रयोग करेंगे। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा विद से रिलेटेड है। दिस लेटर, इसी एकदम सेम टू सेम यही सेंटेंस है। देखिए, दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाई पेन। तो यहाँ पे देखिए पेन से इस सेंटेंस में बोला जा रहा है कि ये जो लेटर है वो पेन के द्वारा लिखा जा रहा है। तो पेन तो हमारी कोई वस्तु है, लेकिन हम बाई का प्रयोग तब करते हैं जब किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, किसी एजेंट के द्वारा लिखा जाता है। तो ए से हम बी का प्रयोग करेंगे, लेकिन बाई का प्रयोग तब करेंगे ना जब कोई व्यक्ति कार्य करे। लेकिन हाँ देखिए, ये यहाँ पेन कार्य कर रही है, पेन लिख रही है, तो पेन लिख रही है तो उसके लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से बाई को हटाएंगे और जो हमारा करेक्ट फॉर्म बनेगा वो होगा दिस लेटर हैज़ बीन रिटन विद पेन।
पेन की बात हो रही है, पेन कोई व्यक्ति नहीं है, कोई निर्जीव चीज़ है, तो उसके लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, किसी एजेंट के द्वारा हो रहा है, या फिर किसी बॉय के द्वारा हो रहा है, तो बॉय मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, बॉय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बी से बाई और बी से बॉय, तो इसलिए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एजेंट बोलिए या फिर बॉय, बस आपको याद करना है चाहे जैसे भी। तो जब कोई व्यक्ति कार्य करे तो उसके लिए बाई, और जब कोई मतलब कोई वस्तु कार्य करे तो उसके लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें इतना टाइम दिया, इसमें थोड़ा जोर दिया ताकि आपको ये याद हो जाए। तो आपको इसको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। अब आइए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये रूल आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट रूल है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इससे भी अक्सर एरर के क्वेश्चन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, सिंस, फ्रॉम, फॉर। ये 3 से रिलेटेड हमारा रूल है कि सिंस, फ्रॉम और फॉर का प्रयोग कब करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका रूल पढ़ते हैं हम लोग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। सिंस का प्रयोग किसी डेफिनेट टाइम, किसी डेफिनेट मतलब निश्चित टाइम के लिए कि प्रेजेंट तथा पास्ट टेंस में किया जाता है। यानी कि आपको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, सिंस का प्रयोग सिर्फ 2 टेंस में किया जाता है, या तो प्रेजेंट टेंस में किया जाएगा या फिर पास्ट टेंस में, और वो भी प्रेजेंट और पास्ट टेंस के किस पार्ट में, प्रेजेंट और पास्ट टेंस के प्रेजेंट और पास्ट टेंस में किया जाता है, और किस टेंस में, पास्ट टेंस में भी ये या फिर प्रेजेंट टेंस में ये परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। तो इसको अभी एग्जांपल में आपको समझ में आएगा परफेक्ट टेंस जब आएगा। तो अभी बस आप इतना ध्यान रखिए कि सिंस का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट टेंस में किया जाता है, लेकिन सिंस का प्रयोग कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है और उसमें सिंस का प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि इस सेंटेंस में यहीं पे एरर है, वहाँ पे हमको सिंस हटाना पड़ेगा। तो सिंस, बस आप इतना समझिए, सिंस डिफिनिट समय के लिए आता है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है फ्रॉम से रिलेटेड। जबकि फ्रॉम का प्रयोग निश्चित समय के लिए फ्यूचर टेंस में किया जाता है, यानी कि सिंस का भी प्रयोग तो डिफिनिट टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए किया जाता है, लेकिन ये सिंस का प्रयोग हम प्रेजेंट और पास्ट टेंस में करते हैं। लेकिन हम फ्यूचर टेंस में किसका डेफिनेट समय के लिए प्रयोग करेंगे, हम फ्यूचर टेंस में फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर टेंस में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे डेफिनेट टाइम के लिए, यानी कि निश्चित समय के लिए। तो आई होप आपको क्लियर करना होगा यहाँ पे कि सिंस का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पास्ट टेंस में करेंगे, और जबकि फ्रॉम का प्रयोग डेफिनेट समय के लिए, फ्रॉम का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करेंगे। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसी के जो आगे लिखा है, किया जाता है जबकि, अब 2 तो हम लोग पढ़ लिए, अब फॉर को पढ़ते हैं। फॉर हमारा क्या है, जबकि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब भी बात होगी, पीरियड ऑफ टाइम मतलब कोई निश्चित समय नहीं दिया रहेगा, सिंस, और डिफरेंट टाइम यानी निश्चित समय के लिए। निश्चित समय मतलब 2 बजे, एग्जैक्ट 2 बजे बोल दे, या फिर 3 बजे, कोई भी एक डिफिनिट टाइम दे दे, या फिर कोई डेट दे दे, या फिर कोई सन दे दे, तो उसको हम डिफिनिट टाइम बोलते हैं। और इनडिफिनिट टाइम किसे बोलते हैं, अनिश्चित समय। जैसे कोई डेट ना दे या फिर कोई टाइम ना दे, और 1 महीना बोल दे, 2 महीना बोल दे, या फिर 1 साल बोल दे, कुछ घंटे बोल दे, तो वो हमारा इनडिफिनिट टाइम हो जाएगा, यानी अनिश्चित समय हो जाएगा। वो पीरियड ऑफ टाइम उसको हम बोलते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, जो भी ये हमारा होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जबकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉर का प्रयोग करते हैं। और सिंस फ्रॉम में भी प्रयोग, अभी मैं आपको बताया कि सिंस का प्रयोग हम प्रेजेंट और पास्ट टेंस में करते हैं, और फ्रॉम का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर टेंस में करते हैं। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल ये इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल से आपका ज़्यादा क्लियर होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 2010। तो यहाँ पे एरर हमारा क्या है, आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 2010। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एरर हमारा फ्रॉम से रिलेटेड, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हम फ्रॉम का प्रयोग तब करते हैं डिफिनिट। देखिए यहाँ डिफिनिट टाइम तो आ रहा है, और डिफिनिट के लिए हम लोग यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस और फ्रॉम दोनों का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करते हैं, जबकि सिंस का प्रयोग हम पास्ट या प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो आई है, हैव बीन है टीचिंग, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग
फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में हम लोग फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम की जगह हम लोग को सिंस प्रयोग करना पड़ेगा और जो हमारा करेक्शन होगा वो इस तरह होगा, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए हमको सिंस का प्रयोग करना होगा, फ्रॉम करने। फ्रॉम का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर टेंस में करते हैं डिफिनिट टाइम के लिए। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही विल हैव बीन गोइंग देयर सिंस 2 o'clock। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें एरर कहाँ है? इसमें एरर हमको सिंस हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सिंस का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर और सिंस का प्रयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट टेंस में करते हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा फ्यूचर टेंस में, यहाँ विल आया है तो ये हमारा फ्यूचर टेंस में, और फ्यूचर टेंस में हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सिंस की जगह हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे और जो हमारा करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा, ही विल हैव बीन गोइंग देयर फ्रॉम 2 o'clock। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये फ्यूचर टेंस है, तो इसलिए हमको यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ेगा, भले ही डिफिनिट टाइम आया है तो क्या हुआ। अब आइए इसका फॉर का प्रयोग देखते हैं। फॉर का प्रयोग, आई हैव थॉट हेयर फॉर 10 ईयर्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 ईयर्स जो है ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। 10 वर्ष वो कभी भी हो सकता है, तो 10 वर्ष कोई निश्चित समय नहीं है, तो निश्चित समय नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए इसी से रिलेटेड एक नोट है उसको पढ़ते हैं। नोट भी वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या पता शायद इससे क्वेश्चन बन जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। देखिए फ्रेंड्स, एंशियंट टाइम तथा द टाइम इमेमोरियल, ये दो वर्ड है, आपको ध्यान देना है कि एंशियंट टाइम तथा द टाइम इमेमोरियल के साथ प्रेजेंट तथा पास्ट टेंस में भी फ्रॉम का प्रयोग होता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि फ्रॉम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर टेंस में होता है, लेकिन अगर सेंटेंस में एंशियंट टाइम दे दे या फिर द टाइम इमेमोरियल दे दे तो उसके लिए हम फ्रॉम का प्रयोग प्रेजेंट और पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यही हमारा रूल है इसमें, इट हैज़ बीन हैपनिंग सिंस द टाइम इमेमोरियल। तो ऊपर के हमारे रूल से तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि हमारा ये प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में सिंस का प्रयोग हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी द टाइम इमेमोरियल आ जाए तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, भले ही वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में रहे या फिर पास्ट टेंस में, उसके लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ेगा, तो यहाँ सिंस को हटाएंगे और इसकी जगह हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा, इट हैज़ बीन हैपनिंग फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। तो आई होप आपको ये रूल भी क्लियर हुआ होगा। तो अब आइए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है हमारा ऑफ, ओ एफ और ओ डबल एफ से रिलेटेड। ये हमारा इससे रिलेटेड रूल है हमारा ये। ऑफ का प्रयोग अधिकार यानी पोजीशन के लिए किया जाता है। स्थान यानी कि लोकेशन तथा मापतौल बोले तो मेजरमेंट, यानी कि ओ एफ ऑफ का प्रयोग हम पोजीशन के लिए, लोकेशन के लिए और मेजरमेंट के लिए करते हैं। लेकिन जबकि ओ डबल एफ आपका तो आप समझ गए, अब ओ डबल एफ ओ आपका उसका मतलब समझिए, उसका प्रयोग कब किया जाएगा? आपका प्रयोग अनुपस्थिति मतलब अब्सेंस, अलगाव मतलब सिपरेशन, से दूर यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम के सेंस में, यानी डिस्टेंस फ्रॉम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ समझना होगा कि ऑफ का प्रयोग हम पोजीशन के लिए करते हैं, पोजीशन के लिए, स्थान प्लेस के लिए, लोकेशन के लिए और मेजरमेंट के लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे। जबकि ओ डबल एफ का प्रयोग हम अनुपस्थिति एब्सेंस के लिए, सेपरेशन यानी अलगाव के लिए और से दूर के सेंस में हम डिस्टेंस फ्रॉम, इंग्लिश में इसको डिस्टेंस फ्रॉम बोलेंगे, के लिए हम ओ डबल एफ का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो अब आइए इसका रूल पर, मतलब इसका एग्जाम्पल देखिए। ओ एफ से आपको बस इतना ध्यान रखना, ओ एफ तो आप हमेशा पढ़े होंगे, देखते होंगे कि जब भी पोजीशन की बात होगी तो ओ एफ आता होगा, और ओ एफ से लोकेशन भी आता होगा, लोकेशन के साथ साथ मेजरमेंट की भी जब बात होती है तो ओ एफ आता है। लेकिन ऑफ का यहाँ पे प्रयोग होता है अब्सेंस के रूप में, यानी जब कोई चीज़ अनुपस्थित रहेगी, जो कोई चीज़ की कमी रहेगी, तो उसके लिए हम ओ डबल एफ का प्रयोग करेंगे। और जब भी कोई चीज़ किसी से अलग होगी, अलगाव के लिए, यानी जब भी कोई चीज़ किसी से अलग होगी तो उसके लिए हम ओ डबल एफ का प्रयोग करेंगे। और जब भी कोई चीज़ किसी से दूर जाएगी तो भी उसके लिए भी हम ओ डबल एफ का प्रयोग करेंगे। अब आइए इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगा और बढ़िया से। तो आइए देखिए एग्जाम्पल इसका। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एग्जाम्पल क्या, पहला एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल हमारे, दिस इज द पेन ऑफ रोहन। तो देखिए यहाँ पेन
जो है हमारा वस्तु, और इस दिस इज द पेन ऑफ रोहन, ये पेन जो है रोहन की है। तो ये इस पेन पे हमारा रोहन, इस पेन पे किसका अधिकार है? इस पेन पे रोहन का अधिकार है। तो रोहन का अधिकार यानी पोजेशन की बात हो रही है, तो हम ओ एफ का प्रयोग करेंगे। तो ओ एफ का प्रयोग यहाँ हुआ है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। भाई नेक्स्ट देखिए, सम पीपल राइड बाइक इन द मिडिल ऑफ द रोड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है हमारी रोड है, और कुछ लोग यहाँ मिडिल में बाइक चलाते हैं। तो ये जो मिडिल में बाइक है, ये हमारी लोकेशन की बात हो रही है। यानी कि जब भी कुछ लोग होते हैं जो अपनी बाइक होता है वो बीच सड़क पे चलाते हैं। तो बीच सड़क यानी कि बीच सड़क हमारी लोकेशन है, हमारी स्थिति है। तो स्थिति के लिए भी हम ओ एफ का प्रयोग करते हैं। तो वही यहाँ भी हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ओ एफ, सम पीपल राइड बाइक इन द मिडिल ऑफ द रोड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वी शुड टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अभी बताया कि ऑफ का प्रयोग हम मेजरमेंट यानी माप तोल के लिए भी करते हैं। तो माप तोल के लिए करते हैं, माप तोल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गिलास जो है ये हमारा माप तोल ही तो है। एक गिलास हमारा मापा गया है, तभी तो बताया गया है कि एक गिलास हमको पीना चाहिए। तो यहाँ पे माप तोल की बात हो रही है, और माप तोल के लिए ओ एफ का प्रयोग किया जाता है, और ओ एफ यहाँ हुआ है, तो इसलिए हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग का फ्रेंड्स, आवर कॉलेज इज स्टिल 2 किलोमीटर ऑफ। आवर कॉलेज इज स्टिल 2 किलोमीटर ऑफ, यानी कि इसका मतलब आप निकालेंगे हिंदी में, तो हमारा कॉलेज अभी भी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो से दूर यानी कि 2 किलोमीटर दूर, मैंने अभी आपको बताया दूर यानी से दूर, यानी फ्रॉम डिस्टेंस। फ्रॉम डिस्टेंस यानी कि से दूर के लिए हम ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो हमारा कॉलेज यहाँ से दूर है, तो से दूर के लिए हम ओ डबल एफ का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ही जंप्ड ऑफ द टावर। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी ये देखिए हमारा, इसको मैं और बढ़िया समझाता हूँ। देखिए ये हमारा टावर है, और टावर पे ही है मैंने, यानी कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति है यहाँ पे, ये हमारा कोई व्यक्ति है, और कोई व्यक्ति है यहाँ से यहाँ कूद गया। तो यहाँ से अलग ही तो हुआ है, सेपरेट हुआ है। यानी कि कोई चीज़ किसी से दूर जा रही है, तो उसके लिए हम ओ डबल एफ का प्रयोग करेंगे। जब भी कोई चीज़ किसी से अलग होगी तो हम ओ डबल एफ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है ये टावर से अलग हो रहा है, यानी कि दूर जा रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो सेपरेशन के लिए हम लोग ओ डबल एफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ओ डबल एफ का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये रूल पूछा जाता है, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत है। डाई ऑफ डाई फ्रॉम, डाई के साथ कब ऑफ लगाएंगे और डाई के साथ कब फ्रॉम लगाएंगे, इसको आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। पहले आप रूल पढ़िए, किसी बीमारी से मरने पर डाई ऑफ का प्रयोग करते हैं, तथा किसी कारण से मरने पर, किसी कारण से यानी कोई कारण कुछ भी हो सकता है, से मरने पर डाई फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो इसको आपको याद कैसे करना, देखिए मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसको कैसे याद करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, इसका कितना आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए डाई ऑफ और डाई फ्रॉम, मैंने अभी आपको बताया कि डाई का प्रयोग ऑफ के साथ तब करेंगे जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरे, तो उसके लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑफ हमारा एक फीवर होता है, फीवर को इंग्लिश में हम FEVER से लिखते हैं। तो FEVER जो होता है ये हमारा, देखिए एफ से स्टार्ट हो रहा है, और OF ये भी हमारा एफ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको OF और एफ से रिलेट कर लीजिए कि डाई ऑफ, यानी कि फीवर से कोई मरेगा तो हम डाई ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डाई ऑफ और फीवर आपस में रिलेट हो रहा है, तो रिलेट आपको कर लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। बस आपको याद करने से मतलब है, डाई ऑफ के लिए हम, जब भी कोई व्यक्ति किसी रोग से मरेगा, किसी भी रोग से, चाहे जो भी रोग हो, तो उसके लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, OF यानी फीवर। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा डाई फ्रॉम यानी कि देखिए फ्रॉम रम, इसको ऐसे यफ अगर साइलेंट कर लें कुछ देर के लिए, तो इसको ऐसे, इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो रम से कोई चीज़ मर गया, कोई व्यक्ति मर गया। रम मतलब समझ रहे हैं, कोई बियर वगैरह, दारू वगैरह पी के मर गया। तो रम मतलब कोई अदर कारण हो गया, अदर। डाई फ्रॉम का प्रयोग जब करते हैं जब किसी कारण से मरने पर, यानी कोई अलग कारण हो, तो अलग कारण यानी कि रम से मर गया, तो ये अलग कारण है कि नहीं बीमारी के लिए, तो हम आपका प्रयोग करेंगे फीवर के साथ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कोई रम यानी कोई अलग कारण है, और रम के कारण मर गया, तो उसके लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे जब कोई अलग रीजन होगा। तो आई होप आपको ये याद होगा। बस आपको याद करना है, चाहे जैसे भी याद करिए, चाहे अपने से आप ट्रिक बना के याद कर लीजिए, लेकिन आपको याद करिए चाहे जैसे भी। अब इसका एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है हमारा, ही डाइड ऑफ डायबिटीज़। मैंने अभी आपको बताया कि फीवर और या फीवर ऑफ, जब भी कोई व्यक्ति अगर किसी रोग से मरेगा,
तो उसके लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, डाई ऑफ। तो यहाँ देखिए डायबिटीज रोग है और रोग से कोई व्यक्ति मर रहा है, तो यहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग किए हैं और ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ मैं आपको एक आर्टिकल का भी रूल बता दे रहा हूँ। आर्टिकल में मैंने ये आपको रूल बताया था, अगर आप पढ़े होंगे तो मैंने आपको बताया था कि बीमारियों का पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते। 2 बीमारियाँ ऐसी हैं, 2 बीमारियों में एक डायबिटीज़ है और एक रेबीज है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ डायबिटीज़ तो आया है और इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं किए हैं, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और यहीं पर अगर द का प्रयोग कर देते तो हमारा एक एरर भी बन जाता है कि द का प्रयोग नहीं होगा। तो आई होप आपको ये भी रूल आपको पूरा रिवीजन हो गया होगा एक तो, क्योंकि मैं आर्टिकल में रूल बता चुका हूँ। अब आइए नेक्स्ट देखिए, इसका एग्जांपल क्या है हमारा। नेक्स्ट है ही डाइड फ्रॉम हंगर और थर्स्ट। थर्स्ट मीन्स होता है प्यास और हंगर मीन्स भूख, भूख प्यास से मरना। तो यानी कि कोई अलग रीजन है, तो अलग रीजन के लिए मैंने आपको बताया कि रम, रम फ्रॉम रम, डाई फ्रॉम। जब कोई अलग रीजन होगी की बात होगी मरने के लिए, तो उसके लिए हम डाई फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे डाई फ्रॉम का प्रयोग हुआ है और बिल्कुल ये करेक्ट है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जब भी कोई व्यक्ति किसी रोग से मरेगा तो उसके लिए हम डाई ऑफ का प्रयोग करेंगे। डाई ऑफ मतलब फीवर, और अलग रीजन से मरे तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। बल्कि देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा ये लास्ट रूल है, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे भी क्वेश्चन, एरर के क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं इससे, और साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक से भी बन जाते हैं। इसको भी मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा, बस आप देखिए। बिसाइड, बिसाइड्स, इसका रूल पहले पढ़िए। बिसाइड का प्रयोग के बगल में, जब के बगल में की बात होगी तो उसके लिए हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे, यानी कि केवल बिसाइड, इसमें यस नहीं रहेगा। जब केवल के बगल की बात होगी तो बिसाइड का प्रयोग करेंगे, अर्थ में होता है। जबकि बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब बिसाइड में यस जोड़ दीजिए, तो बिसाइड्स, बिसाइड्स का प्रयोग जब किसी के पास एक वस्तु के अलावा दूसरी वस्तु भी हो तो किया जाता है। यानी कि हम मतलब आप समझिए, जब आपके पास कोई एक किताब है, उस किताब के अलावा आपके पास दूसरी किताब भी है, या फिर कोई पेन है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ है। जब कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो या एडिशनल चीज़ हो तो उसके लिए हम बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। और जब कोई बगल में हो, बगल के लिए सेंस की बात हो, जब कोई व्यक्ति बगल में आके बैठे जाए, बगल में चले, तो उसके लिए हम किस प्रोसेस बिसाइड का प्रयोग करेंगे। अब आइए इसको ट्रिक्स में आपको याद करा देता हूँ। ट्रिक इसका देखिए, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स मीन्स होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन मतलब एक्स्ट्रा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बिसाइड मीन्स एक आप याद कर लीजिए, दोनों याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बिसाइड, बिसाइड मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स, बिसाइड में देखिए इसमें यस लगा दीजिए, यानी यस से एक एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। एक्स्ट्रा जोड़ दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जोड़ दे रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ जब आएगी तो उसके लिए हम बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। और यस नहीं रहेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ बिसाइड रहेगा, तो उसके लिए हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे। और जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ जाए, एडिशनल हो जाए, तो उसके लिए हम इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ देंगे, यानी कि एक्स्ट्रा यस जोड़ देंगे, एडिशनल यस जोड़ देंगे। तो हमारा जब भी कोई एडिशनल चीज़ आएगा उसके लिए हम बिसाइड्स का प्रयोग कर देंगे। तो आई होप आपको, बस आपको याद करना है, चाहे जैसे याद कीजिए कि जब भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ आएगी उसमें हम बिसाइड में एक्स्ट्रा यस जोड़ देंगे, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा के लिए बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। अब आइए इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के थ्रू और क्लियर हो। देखिए फ्रेंड्स, ही ऑलवेज सिट्स बिसाइड्स मी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वो ऑलवेज सिट्स बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठता है। तो बगल के लिए बगल में बैठने के लिए हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए यस लगा दिया है, तो यस का प्रयोग तब करते हैं जब एक्स्ट्रा की बात हो। तो यहाँ एक्स्ट्रा यस जोड़ दिया गया है, तो एक्स्ट्रा यस हम हटाएंगे और प्रयोग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका। आई हैव अ पेन बिसाइड बुक। तो यहाँ के बगल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पेन के अलावा मेरे पास बुक है, यानी एडिशन की बात हो रही है, एक्स्ट्रा की बात हो रही है। तो एक्स्ट्रा के लिए हम इसमें एक्स्ट्रा यस जोड़ देंगे, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आई हैव अ पेन बिसाइड्स बुक। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सब क्लियर हुआ होगा, जो भी रूल मैं आपको बताऊँ। आपको ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको अगर आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है, और मैं ऐसे वीडियो रोज़ लाऊँगा, बस आप मुझको भी सपोर्ट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।